नमस्कार बच्चों, आज 27 मई है और आज हम 27 मई के करंट अफेयर्स की चर्चा आपके सामने करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ आज स्टैटिक जीके पर कुछ प्रश्न अधिक रहेंगे। इस प्रकार से आज का पीपीटी जो है कुछ अलग तरह से है। आप देखेंगे कि भारत में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन, और गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो जलीय जीव है, ये भारत का घोषित किया गया इसे। और भारतीय वन जीव संस्थान की जो स्थापना है वो 1972 में हुई थी। और यहां पे देखिए क्लियर है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न ये पूछा जाता रहा गया। ये भी पूछा गया है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब निर्मित हुआ था? 1972 में। तो देखते हैं आप यहां पर कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन है। इनमें से 2000 से अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। यह प्रश्न नोट कर लेंगे कि आधे से अधिक डॉल्फिन जो है वो कहां? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश की जो चंबल नदी है उसमें पाई जाती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे यूपी स्पेशल के संदर्भ में, चंबल नदी। क्लियर? और इससे स्पष्ट हो रहा है कि डॉल्फिन की जो संख्या बढ़ रही है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो जलीय प्रदूषण है वह पहले से कम हुआ है। अगला प्रश्न, यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के बाद इजराइल ने नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ा सा संघर्ष सदियों से चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और वहां की जो खुफिया एजेंसी उसका नाम मोसाद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन्होंने अपने राजदूतों को क्या किया है? वापस बुला लिया है, क्योंकि फिलीपींस को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के बाद इजराइल ने ऐसा किया है। तो प्रश्न ये आ जाएगा कि इजराइल ने किस देश से अपने राजदूत को वापस नहीं बुलाया गया है? और नहीं को ध्यान रखने के लिए हमें ये तीनों नाम याद रखने हैं जिससे कि ये प्रश्न सही हो जाए। हम देख रहे हैं कि इजराइल, हमास, ये उग्रवादी संगठन हमास, फिलिस्तीन का, इसके मध्य जो संघर्ष लगातार चल रहा है आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। और फिलिस्तीन को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में मान्यता दे रहे हैं ये तीन देश, जिसकी इजराइल ने निंदा की है। क्लियर है? और ये मान्यता जो दी जाएगी वो 28 मई को औपचारिक रूप से इन तीन देशों द्वारा दे दी जाएगी। प्रश्न जरूर नोट कर लें इसको साथ साथ। अगला है लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया अभियान ओलंपियनों के पेरिस जाने का जश्न मनाता है। देख लेते हैं हम लोग कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर देंगे मुझे बच्चे। के सहयोग से लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य आगामी पेरिस ओलंपिक कहां होगा? अगला पेरिस में होगा, उसके लिए जश्न मनाना और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है अपने खिलाड़ियों को। बिंद्रा ने उड़ीसा और असम में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव पर जोर दिया है। यहाँ उन्होंने पहली बार देखा है कि खेल कैसे युवा दिमागों को प्रेरित करने और सशक्त बना सकते हैं। ओलंपिक जो है इस पे स्टैटिक प्रश्न जो है बनेंगे, इसकी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा ओलंपिक पे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पूछा जाएगा कि शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो वैज्ञानिक है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बहुत ही नामी वैज्ञानिक है। और बहुत खास बात है कि यह प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी है सुधा मूर्ति, और इनके दामाद जो है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और इन्हीं के भाई जो है कुलकर्णी को यह पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है वो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों दिया जाता है।
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इस नाम को याद रखेंगे। अगला, स्मार्ट रिंग इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नाइज ने महिला कल्याण प्लेटफॉर्म सोशल बोर्ड का अधिग्रहण किया है। अच्छा प्रश्न है, देख लेंगे इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, 4 आइलैंड से मिलकर बना है। और हम जब चिली की बात करते हैं, जो दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, और चिली में ही आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में है। और अच्छा प्रश्न है ये कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा वेधशाला, चिली में आटाकामा जो है वो रेगिस्तान है, डिजर्ट है, उद्घाटन किया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में सेरो चांजेंतोर के शिखर पर समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित TAO मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ये एक्सप्लेन किया है। फिलहाल सीधा सीधा प्रश्न ये आपके सामने, जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख MCQ जो बन रहा है, इसका आंसर साथ साथ देते चलेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? Who has topped the recently released ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स? इस प्रकार के इंडेक्स लगातार जारी होते रहते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पर ये सभी विश्व के अरबों खरबों करोड़ोंपति आदमी हैं, इनकी बात हो रही है कि इस इंडेक्स के अनुसार कौन जो है शीर्ष पर रहा है। देखें, ये लोग हमेशा किसी ना किसी समय शीर्ष पर रहने वाले लोग हैं। जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, एलन मास्क, टेस्ला के एलन मास्क, जिसकी अभी हमने लास्ट भी चर्चा करी थी, मुकेश अंबानी। फिलहाल इस रिपोर्ट के अनुसार अर्नॉल्ट जो हैं वे है शीर्ष पर हैं। देख लें, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में बर्नार्ड अर्नॉल्ट शीर्ष पर, इनकी कुल संपत्ति $211 बिलियन। दूसरे पायदान पे जेफ बेजोस हैं तथा तीसरे पर टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीय भी हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। याद रखेंगे इन दोनों नाम को। मुकेश अंबानी जो $110 अरब की संपत्ति के साथ इस सूची में 12वें स्थान पर हैं, और गौतम अडानी $100 अरब की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान कर लेंगे। फर्स्ट पे कौन है? सेकंड पे टेस्ला के जेफ बेजोस किस कार्य क्षेत्र में प्रमुख हैं? पता है आप सब बच्चों को अच्छे से। अगला प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया शेलो एब्लिक्यूफर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? देख लें। और सरकार की इस योजना के अनुसार आपको अच्छे से पता होगा, जो अमृत योजना जो है हमेशा चर्चा में रही है, और अमृत योजना जो है वो मुख्य रूप से आवास और शहरी मामलों के से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। हाल ही में तेलंगाना में अमृत योजना के तहत शेलो एक्यूफायर मैनेजमेंट पायलट मॉडल लॉन्च किया गया है। सेम एक टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन तकनीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत शहर में जल प्रबंधन की होती है। जब वर्षा आती तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शहर का जल प्रबंधन सही नहीं है, एक तो निकासी का भी और दूसरा पीने वाले पानी का भी, जिसमें भूजल को पंप और रिचार्ज करने के लिए भूजल का स्तर है वो नीचे चला जाता है, उसको रिचार्ज करने के लिए यह योजना के तहत सेम को स्टार्ट किया गया है। सीधा सा प्रश्न जो है स्टैटिक जी के या करंट में देख लें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम अनुमुला रेवंत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद 2014 से 10 साल के लिए ये निर्धारित हुआ है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है? जल्दी से इसका आंसर देंगे।
कि कौन है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के, ये हैं पाकिस्तान के हैं। किस देश के हैं? पाकिस्तान के हैं। और इन्होंने विश्व के सभी पर्वतों पर चढ़ने का निर्णय लिया है। देख लेते हैं, पाकिस्तानी पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। सरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे पाकिस्तानी बने हैं। और इनका लक्ष्य जो है वो सभी विश्व की 14 जो पीक है उन पर चढ़ना है। अभी तक इन्होंने 13 चोटियों पर यह सफलता हासिल कर ली है। और इन्होंने 2 में सिर्फ ऑक्सीजन का सपोर्ट लिया है। 2016 से अपना कैरियर इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये पाकिस्तान के बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले व्यक्ति। क्लियर है? अगला प्रश्न, हाल ही में बार्क ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को बार्क ने माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है। स्पष्ट कर देते हैं कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क, और इसने क्या किया है कि विक्रमजीत चौधरी को मापन विज्ञान और एनालिटिक्स का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसकी जगह लेंगे? ये डॉक्टर डेरिक ग्रे की जगह पर इनको तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर बात हो रही हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। ये आपके सामने पूरा स्कोर मैंने यहाँ पर दे दिया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में यूएसए जो है वो शीर्ष पर रहा है। भारत को 119 देशों में 36वां स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला देश है। 2024 यात्रा पर्यटन विकास जो इंडेक्स है उनके अनुसार फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे स्पेन और थर्ड पे जापान है। ये तो 3 आप स्टार्टिंग के याद कर लें और कोई बहुत जरूरत अगर नहीं है। और लास्ट में सबसे नीचे स्तर पर माली और सिएरा लियोन है। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। WEF की स्थापना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी के क्लाउस श्वाब के द्वारा की गई थी। WEF का हेड ऑफिस जो है वो स्विट्जरलैंड में कोलोनी। याद रखेंगे, मैक्सिमम जो अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी हैं, जो मुख्यालय हैं वो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और ये मुख्यालय जेनेवा में है, परंतु इसके साथ ही साथ जैसे ग्लांड जो है वो भी स्विट्जरलैंड में है। ये जो है WFE का है और ये जहां पर है WEF का है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्लोर्गी की बात हो रही है। अगला प्रश्न जो है, उजनी डैम किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उजनी डैम। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। सरदार सरोवर डैम कौन सा है, किस राज्य में है? तो डैम पे भी अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो उजनी डैम जो है वो महाराष्ट्र में है। उजनी बांध, जिसे भीमा बांध, इस नाम से प्रश्न आ चुका है कि भीमा बांध किस राज्य में है? भारत के महाराष्ट्र के शोलापुर जिला जो है वहां के उजनी गांव में भीमा नदी पर स्थित एक बांध है। किस नदी पर? भीमा नदी पर स्थित है। भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी से कहते हैं कि जो मुख्य नदी में आकर मिल जाती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध जेकवाड़ी बांध है। आपसे मिलान में प्रश्न आता है कि जेकवाड़ी बांध किस राज्य में? ये नहीं पूछा जाता कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा, वो स्टेट स्पेशल महाराष्ट्र में पूछा जा सकता है, परंतु अगर यूपी में पूछा जाता है तो वो पूछ लेगा जेकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र का सबसे पुराना बांध आंध्रावेली बांध, तो आंध्रावेली बांध आ जाएगा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? अगला प्रश्न, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? अभी पीछे मैंने इस प्रश्न को दूसरे तरीके से किया है
कि वे जो फिलिस्तीन जो है, यरूशलेम ने किन देशों को से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, और इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी मैं बात कर चुका हूं। और तीसरा देश रहा है स्पेन। तो इन तीनों देशों को आप याद कर लेंगे, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। और पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कौन सा देश है जिसको बाहर नहीं किया गया है या मान्यता देने का फैसला नहीं किया। तो है और नहीं पर जरूर ध्यान रखेंगे। देख लें आपके सामने, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। 28 मई को यह मान्यता दे दिया जाएगा, औपचारिक घोषणा कर दी गई है। आयरलैंड की राजधानी जो डबलिन, मुद्रा है यूरो। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, और जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और जो वहां की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोनर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा यूरो। इंपॉर्टेंट है, सभी ये पॉइंट्स याद कर लेंगे स्टैटिक जीके के लिए। अगला प्रश्न संख्या 8 जो है कि हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है। ये चर्चा रही है, न्यूज़पेपर में बच्चों जरूर नजर रखा करें, मॉर्निंग या इवनिंग न्यूज़पेपर देख लें। ये भूटान के लिए है। अभी हाल में भारत ने जो है भूटान को ये खेप दी है, और भूटान एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसका सूचकांक जो है वो हैप्पीनेस है। वो अपने देश की GDP हैप्पीनेस में देखता है। क्लियर है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे ठीक श्रीलंका होगा, भूटान नहीं। जो भूटान के लिए कहा वो सही है कि हैप्पीनेस है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन को अपनी पहली खेप निर्यात करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका की वर्तमान जो विधायी राजधानी है, याद रखेंगे विधायी 2 राजधानी है श्रीलंका की। जो विधायन राजधानी है वो है श्री जयवर्धन कुट्टे, और कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी जो है वो कोलंबो है। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सिहिली जो है यहाँ की मूल जो लोग हैं, रहने वाले जो मूल निवासी वो सिहिली हैं, और भारत से जाकर जो बसे हैं वो तमिल हैं। और यही आपस में एक संघर्ष का कारण भी रहा है, जिसमें अभी डाक टिकट भी जारी किया गया था, जिसकी चर्चा मैंने की है। अध्यक्ष जो है श्रीकांत माधव वैद्य है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। हेड ऑफिस नई दिल्ली, स्थापना 3 जून 1959 में। नेक्स्ट 9 है कि हाल ही में किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। हाल ही में किसने उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया जो है वो सर्वाधिक जो है वो एयर पोल्यूशन जो रहता है उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। जब हम देखते हैं कि सर्दियों के समय जो धुंध सी रहती है दिल्ली NCR के आसपास, वो जो धुंध जो है वो पर्यावरण में जो है वो उसका प्रदूषण ही है। और ये किया है IIT जोधपुर ने, ये रिपोर्ट पेश की है IIT जोधपुर ने। IIT जोधपुर ने उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर अभूतपूर्व शोध प्रकाशित किया है, और बताया कि जो एयर पोल्यूशन है वो एक गंभीर ग्लोबल चैलेंज है, जिसका दुनिया भर के लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की स्थापना 2008 में हुई है। आप समझ लें कि पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1972 स्टॉकहोम में हुआ था, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के संपूर्ण देशों की अवेयरनेस थी, क्योंकि कहीं भी अगर गड़बड़ होता है पूरे विश्व में, कोई भी देश ऐसा कुछ करता है जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है, तो पूरे विश्व को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए ये कहा गया है कि ये ग्लोबल एक चैलेंज है, ना कि किसी एक देश के लिए। इसलिए ध्यान रखना होगा हमें एयर पोल्यूशन को लेकर। अगला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग लेंगी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहा है, और मिलिट्री एक्सरसाइज जो शक्ति है वो बच्चे जल्दी से बताएं किन 2 देशों के बीच होता है। अगर ये आपको क्लियर है तो ये प्रश्न अभी क्लियर हो जाएगा कि एक्सरसाइज शक्ति। आप याद रखेंगे करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल की जितनी भी एक्सरसाइज है वो दिमाग में रखना है, उसे लगातार आपको रिपीट करते रहना है, इससे एक प्रश्न जरूर बन जाता है। और ऑपरेशन शक्ति जो है वो जो है फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास है। ये देखें, अभ्यास शक्ति किसके साथ? फ्रांस के साथ।
और ये भारत में हो रहा है। भारत में मेघालय के उमरोई गांव में जगह है उमरोई, वहां पर हो रहा है। तो मेघालय उमरोई अभ्यास शक्ति, इसको याद रखेंगे। ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच किया जाता है, हर 2 वर्ष पे किया जाता है। और 2011 से ये स्टार्ट हुआ था और एक बार ये फ्रांस में होता है और एक बार भारत में होता है। पिछला जो इससे पहले जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। अगर फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस, जिसे फैशन नगरी कहते हैं, पेरिस जो है बच्चों सीन नदी के तट पर बसा है। वर्तमान में राष्ट्रपति जो है मैक्रोन है, एमुनल मैक्रोन महत्वपूर्ण है, ये नाम याद रखेंगे। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल हैं और जो भाषा है वो फ्रेंच है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 जो है कि हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? ये है उर्मिमाला बरुआ। उर्मिमाला बरुआ जो है वो कांस में फिल्म महोत्सव होता है, ये अच्छे से पता है। इसकी चर्चा मैं अपने वीडियोस में कर चुका हूं, पिछले वीडियो में देख लेंगे आप, उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा। किंग्स ऑफ द वर्ल्ड इंडियन पेजेंट में सीईओ और इंटरनेशनल पेजेंट की राष्ट्रीय निदेशक उर्मिला बोरोआ फ्रांस में 77वें, ये याद रखेंगे। ये यूपीपी में आने वाला क्वेश्चन इस तरह का है, वो पूछ लेता है ये कौन से नंबर का है, ओलंपिक कौन से नंबर का है, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस नंबर का है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए, कौन सा वह है? तो याद रखेंगे 77 है। रेड कार्पेट पर चलने वाली भारतीय डायरेक्टर। कान फिल्म महोत्सव का प्रारंभ 1939 में हुआ था। यह विश्व का सबसे सम्मानजनक फिल्म उत्सवों में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया? जल्दी से हम उसको आंसर करेंगे कि हाल ही में IAF इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम बीन कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो देख ले आप, बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में। एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? VR चौधरी। इन्होंने IAF इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारतीय वायुसेना के अपने कर्मियों और परिवारों को तत्काल चिकित्सा सहायता, जो आर्मी में उनको तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए किया गया है। 24 और 7 की हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत आपको मेडिकल हेल्प मिलेगी इमरजेंसी के समय, उससे संबंधित है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में, स्ट्रेटेजी के ध्यान रखेंगे इसको। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ कोपायल्ट प्लस PC लॉन्च किया है? तो अभी हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट ने ये PC लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगातार मैंने जब से पढ़ा रहा हूं तो रोज AI की चर्चा होती है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व की परिदृश्य को बदलने में AI ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर हम देखते हैं तो सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से ही। नकारात्मक रूप से डीप जो वेव की तरह से कुछ बातें हैं वो सामने आई हैं, और सकारात्मक रूप से भी आप देख सकते हैं। आगे देखें, ग्राहकों को बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स प्रदान करने के इरादे से माइक्रोसॉफ्ट ने नया कोपायल्ट प्लस PC पेश किया है। कौन संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के रहे हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। इसका हेड ऑफिस जो है वाशिंगटन अमेरिका में है। और सत्या नडेला, बहुत बार पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? सत्या नडेला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बताएं जल्दी से। <clears throat> 27 मई को इस साल मनाया जाएगा। हकीकत में क्या है, यह है मई के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई के आखिरी सोमवार को। इस बार मई का आखिरी सोमवार जो है 27 मई को पड़ रहा है। इसी के साथ UP री एग्जाम है, तो याद रखें पुलिस स्मृति दिवस, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिखा है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस।
यह दिन भारत के सभी पुलिस बलों में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करता है जिन्होंने 1959 में चीन के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते समय अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे सारे पॉइंट्स। और अगला और लास्ट प्रश्न जो आपके सामने है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताएं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है और बताएं किस दिन ये डे मनाया जाता है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, grow food not tobacco, tobacco threat to our environment, commit to quit। इसका आंसर ए होगा कि 2024 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन 31 मई को, याद रखेंगे डेट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है। 1987 में WTO द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। निकोटिन होता है मुख्य रूप से तंबाकू में, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो संविधान स्टार्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वो 7 अप्रैल 1948, ये तारीख जिसे हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WHO का जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बच्चों बर्न है। इस प्रकार से आज 27 मई के सर्वाधिक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो 15 प्रश्न है इसको यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इसको जरूर आप नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके की बात हो रही है, अगर रेगुलर इस तरह से स्टैटिक जीके की थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे तो अगले 5-6 महीने में बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो हमारे सामने होंगे, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। तो दोनों को ही नोट कर लें और अपने नोट्स बना लें। थैंक यू, नमस्कार।